वक्त है 1881। जेडी से बहुत ही बुरी तरह हारने के बाद स्कॉट की डेथ हो जाती है और कार्नेगी ने अपना मेंटोर और फादर फिगर खो दिया था। स्कॉट के बिना वो कुछ भी नहीं था। यहाँ से कहानी जाती है 34 साल पहले, जब कार्नेगी सिर्फ 12 साल का था। वो इतनी यंग एज में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पिट्सबर्ग की छोटी रेलवे कंपनी के प्रेसिडेंट थॉमस स्कॉट के अंडर छोटा मोटा काम करता है। उसके वर्क एथिक को देखकर स्कॉट उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है। तो जैसे कर्ण को परशुराम मिल गए थे, ठीक उसी तरह कार्नेगी को अपना गुरु मिल जाता है। सो द लेसन इज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटोर। जैसे रोनाल्डो को एलेक्स फर्गसन, अर्जुन को द्रोणाचार्य, स्टीव जॉब्स को वॉज एंड बिल गेट्स को पॉल एलन मिल गया था। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। नाउ लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। कार्नेगी बहुत ही कम एज में स्कॉट से बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग के दाव पेच सीखने लगता है। स्कॉट उसकी स्किल देखकर उसे सिर्फ 24 साल की एज में कंपनी का मैनेजर प्रमोट कर देता है। स्कॉट अपने रेलवे लाइन के एक्सपांसन के लिए कार्नेगी को उसकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज देता है। उससे वहां ले जाता है जहां वो वेस्ट से ईस्ट को कनेक्ट करता ब्रिज देखना चाहता था। स्कॉट उसे सिर्फ एक बात बोलता है कि एंडी, मुझे तुझ पे भरोसा है कि तू ये काम कर लेगा। अपने गुरु की ये बात सुनकर एंडी ब्रिज को बनाने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। लेकिन कार्नेगी को कोई आइडिया नहीं था कि वो ब्रिज कैसे बनाएगा, क्योंकि उससे पहले कई सारे रेल ब्रिजेस फेल हो चुके थे। लेकिन कार्नेगी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, और यही तो हीरोज की खास बात होती है जो उन्हें औरों से अलग करती है, टू थिंक बिग एंड टेक रिस्क। वो ब्रिज बनाने में अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। आज स्टील एंड कंक्रीट से ब्रिजेस को बनाना कॉमन बात लगती है, लेकिन उस वक्त किसी ने स्टील से ब्रिज को बनाना सोचा भी नहीं था। स्टील से सिर्फ चम्मच और छोटी आइटम्स ही बनाई जाती थी। कार्नेगी स्टील की स्ट्रेंथ को जानता था और उसने ब्रिज को इमेजिन कर लिया था। वो कई सारे केमिस्ट से मिलता है, स्टील मिल्स में जाता है, वो देखने के लिए कि कैसे बड़े पैमाने पे स्टील को प्रोड्यूस किया जाए। तब उसकी मुलाकात होती है इंग्लिश इन्वेंटर हेनरी बेसिमर, जिसने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो सिंगल स्टील रेल को 2 हफ्ते के टाइम को रिड्यूस करके सिर्फ 15 मिनट में प्रोड्यूस कर देता था। कार्नेगी इस डिवाइस की वैल्यू को पहचान जाता है और इसी के साथ अपने ब्रिज बनाने के काम को स्टार्ट कर देता है। इधर स्टील के ब्रिज की कॉस्ट बढ़ती ही जाती है और इन्वेस्टर्स के लेटर्स पे लेटर्स आने लगते हैं, और कुछ लोग तो उसे लीगल नोटिस भी भेज देते हैं। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि कोई भी नया काम करने में डर लगता है, लेकिन आप उस डर को कैसे ओवरकम करते हैं वही आपकी सक्सेस या फेलियर डिफाइन करता है। कार्नेगी अपने विजन एंड फुल कॉन्फिडेंस से भरे लेटर को इन्वेस्टर के पास भेजता है और उनसे दूसरे $1 मिलियन की डिमांड करता है, और वो उन्हें कन्विंस करने में सक्सीड हो जाता है। और 4 साल की मेहनत के बाद एंड एट द एज ऑफ 33 कार्नेगी मिसिसिपी रिवर को क्रॉस करते ब्रिज के इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाता है। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम सामने आती है कि साला कोई तैयार ही नहीं होता ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि किसी ने आज से पहले स्टील से बना ब्रिज देखा ही नहीं था। तो कार्नेगी एक सॉल्यूशन निकालता है। तो जैसे मेडिकल साइंस में गिनी पिग्स यूज किए जाते हैं मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए, ठीक उसी तरह वो हाथी का इस्तेमाल करता है ब्रिज की स्ट्रेंथ साबित करने के लिए। एंड यू नो द रिजल्ट। इधर जैसे ही स्टील के ब्रिज की स्ट्रेंथ लोगों को समझ आती है कि पूरे अमेरिका से ट्रेन्स के ब्रिजेस बनाने की इतनी डिमांड्स आती है कि कार्नेगी हैंडल नहीं कर पाता, और वो अपने मेंटोर की हेल्प से आज की कीमत से $21 मिलियन रेज करता है। 100 एकड़ में फैली अपनी पहली स्टील की फैक्ट्री डालता है, जो यूएसए की लार्जेस्ट स्टील फैक्ट्री थी। एंड अनडाउटेडली उसे रिटर्न भी मिलता है। और यहाँ से कहानी आती है प्रेजेंट में। कार्नेगी को जेडी पे दोहरा गुस्सा था, एक तो अपने गुरु स्कॉट को हराने का, और दूसरा रेल के स्टील के मार्केट को डिस्ट्रॉय करने का। कार्नेगी को सरवाइव करने के लिए जल्दी ही नए मार्केट की तलाश थी, और आज का कोई भी कंस्ट्रक्शन जिस एक चीज के बिना अधूरा है, और वो है स्टील। और वो समझ जाता है कि पॉपुलेशन ज्यादा और जगह कम है, इसलिए ऊंचे एंड मजबूत कंस्ट्रक्शन के लिए स्टील ही ऑप्शन है, और उसे अपना नया मार्केट मिल जाता है। अपने स्टील से शिकागो में वर्ल्ड का सबसे पहला स्काई स्क्रेपर बनाता है, और आने वाले कुछ सालों में ऐसी बिल्डिंग की तादाद सिर्फ शिकागो में ही 1 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। और इस तरह मॉडर्न अमेरिका बनता है कार्नेगी के स्टील से। एंड विद दिस वो अमेरिका के वेल्दीएस्ट लोगों की लिस्ट में आ जाता है। लेकिन उसके लिए ये काफी नहीं था, क्योंकि वो जेडी की जगह लेना चाहता था। उस वक्त जेडी की पर्सनल फॉर्च्यून कार्नेगी से 7 गुना ज्यादा थी। वो जानता था कि अपने गुरु की डेथ का बदला लेने और जेडी को धोबी पछाड़ने के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी।
और वो ऐसे एक गुंडे टाइप इंसान को जानता था। वो था हेनरी फ्रिक, जो सिर्फ 30 साल की एज में सेल्फ मेड मिलियनर था। वो मिड वेस्ट का लार्जेस्ट कोल सप्लायर था। कार्नेगी हेनरी को अपनी स्टील की फैक्ट्री को चलाने और अननेसेसरी खर्चों को एलिमिनेट करने के लिए उससे हाथ मिला लेता है, लेकिन एंड में उसकी ये सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। सिर्फ 2 साल में ही स्टील का प्रॉफिट डबल हो जाता है और वो ओहायो एंड पेंसिल्वेनिया के कंपेटिटर्स की फैक्ट्रीज को खरीद लेता है एंड इसी के साथ उसकी नेटवर्थ आसमान छूने लगती है। हेनरी अपनी गुंडागर्दी से कार्नेगी को अच्छी डील्स करने में हेल्प करता है और कार्नेगी रिटर्न में उसे यूएसए की लार्जेस्ट स्टील फैक्ट्री का चेयरमैन बना देता है। लेकिन हेनरी थाली में छेद करते हुए कार्नेगी की ही जगह लेना चाहता था। हेनरी पिट्सबर्ग की हिल्स पे अपने जैसे अमीरों के लिए हंटिंग एंड फिशिंग क्लब बनाता है। इसके कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ के डैम के आसपास की जगह कमज़ोर हो जाती है और आग में घी का काम करती है बारिश। तेज बारिश की वजह से डैम टूट जाता है। डैम के पानी से 14 माइल्स दूर जॉन्सटाउन पेंसिल्वेनिया में रहने वाले लोगों में कई लोगों की जान चली जाती है और उन्हें भारी नुकसान होता है। अनफॉर्चुनेटली इस डिजास्टर के साथ एपिसोड 3 का दी एंड होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और कार्नेगी की ये बात ज़रूर याद रखें।